आप अपनी यूथ पार्लियामेंट क्योंकि बहुत सारी बनी हुई है, पाकिस्तान के अंदर 127 अपने सैप्स जो है वो रन किए, और वो सैप्स एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, स्ट्रीट स्कूलिंग है उसके ऊपर, फिर चाइल्ड राइट्स के ऊपर, वुमेन राइट्स के ऊपर, चाइल्ड लेबर के ऊपर। पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम किसी को फंडिंग दी वो यूथ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान थी। सबसे जो पहले यूथ पार्लियामेंट थी वो यही थी। कितनी आपके ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में मेंबर्स हैं या चैप्टर्स हैं? तकरीबन बहुत सारी यूथ पार्लियामेंट्स बनी हुई हैं, तो हर एक ने अपनी को 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई है। यूथ, चाहे आपकी यूथ पार्लियामेंट है या बाकी यूथ जनरल असेंबली है या कोई भी इस तरह का फोरम बना हुआ है, वो अपनी एफर्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में भी, लेकिन शायद हमारी अपनी गवर्नमेंट की उस तरह की सपोर्ट नहीं मिलती आप लोगों को। सपोर्ट भी नहीं, और मेरे ख्याल से उनके पास कोई रोड मैप भी नहीं है। हमारी यूथ शायद शॉर्टकट के चक्कर में ज़्यादा होती है कि भाई विदाउट फॉलोइंग द प्रोसेस हम बस सुबह उठें और हमारे पास गाड़ी भी आ जाए, हमारे पास अच्छा घर भी हो जाए, एक बड़ी सारी कुर्सी वाली जॉब भी मिल जाए, मुझे सारा कुछ हो जाए। जो बच्चे हमारे जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं उनको लगता है कि बस कल मेरी डिग्री कंप्लीट होगी तो शाम 8 बजे प्रोग्राम जो है वो टॉक शो का वो मैं कर रहा हूँ। ब्रेडफोर्ड के अंदर शेफ्स की बहुत हाई डिमांड है और उनकी बहुत हाई सैलरीज हैं। तो सिलाई का काम आता है, स्विंग का काम आता है, उनका वहाँ पे बहुत सारा काम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद कौसर अब्बास, इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के एक नए पॉडकास्ट के साथ आपके सामने हाजिर हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे उन लोगों की कि जो इस मुल्क के 65% लोग हैं और जो इस मुल्क की जो तरक्की की भाग दौड़ है, उन्होंने आइंदा आने वाले चंद सालों में शायद हम देख रहे होंगे कि एक नई जनरेशन जो है वो सामने आई है और वो इस सारे मुल्क की जो फैसला साजी का अमल है या जो भाग दौड़ है उसके हाथ के अंदर है। हमारे बहुत सारे नौजवान जो हैं वो बड़ा ज़बरदस्त काम भी कर रहे हैं, और स्पेशली जब यंग एज में, जब स्टूडेंट लाइफ के अंदर स्पेशली हमारी यूथ को इस तरह के फोरम्स मिलते हैं, जैसे यूथ पार्लियामेंट का फोरम है, यूथ जनरल असम्बलीज़ के फोरम हैं, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के फोरम्स हैं, तो ऐसे फोरम्स के ऊपर यूथ की कैपेसिटी भी बिल्ड होती है और उन्हें फैसला साजी के अमल में अपना रोल प्ले करने के हवाले से उनकी एक्सपर्टीज़ भी बिल्ड होती हैं। उसी हवाले से आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं हमाद मलिक साहब, जो सेक्रेटरी जनरल हैं यूथ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया हमाद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अभी आप माशाल्लाह से एक डेलीगेशन यूके भी लेके गए और वहाँ पे भी आपकी मुलाकातें हुई। मैं वो बात आपसे ज़रा बाद में पूछता हूँ। मुझे थोड़ा सा बताएं, यूथ पार्लियामेंट बड़ा एक इम्पॉर्टेंट काम है और मैं समझता हूँ कि ये शायद यूथ की एक नर्सरी है। अगर वो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के अंदर आना चाहते हैं या किसी भी फैसला साजी के अमल में आना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा उनकी कैपेसिटी बिल्ड होती है। आप अपनी यूथ पार्लियामेंट क्योंकि बहुत सारी बनी हुई है, तो आप अपनी के बारे में बताएं कि ये कैसे काम करती है, कितनी मेंबरशिप है आपकी, कहाँ कहाँ आप लोग मौजूद हैं? एक तो बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया और इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर आप आज बात कर रहे हैं। यूथ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान की जो बुनियाद है वो रखी थी चेयरमैन है हमारे अबरार लक साहब, जो फेमस पॉप सिंगर हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। और 2005 के जब अर्थक्वेक आया था तो अबरार लक साहब ने काम किया सारा फुल लाइफ ट्रस्ट के प्लेटफॉर्म से। तो बहुत सारे नौजवान विदाउट एनी कॉल और विदाउट एनी प्लेटफॉर्म की जो है उनके साथ जुड़ गए और उन्होंने कश्मीर के अंदर भी और बहुत सारे इलाकों के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर भी इवन वॉलंटियरली काम किया। उसके बाद उनको ख्याल आया कि पाकिस्तान के अंदर, जैसे भी आपने ऑलरेडी जिक्र किया कि 65% जो हमारी पॉपुलेशन है वो यूथ पे डिपेंडेंट है, और उसके अलावा जब उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि मुझे यूथ पार्लियामेंट की कैसी बुनियाद चाहिए, नौजवानों को कैसा प्लेटफॉर्म देना चाहिए जहाँ पे वो इकट्ठे हों और मुल्क के बारे में कोई पॉजिटिव सोचें, कुछ करने का इरादा रखते हैं, तो उनको हम एक प्लेटफॉर्म दें जहाँ पे वो खुल के अपने ख्यालात का इजहार भी करें। क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स को ये होता है कि अगर मैं फ़लाँ जगह पे होता तो मेरे पास अगर कोई प्लेटफॉर्म होता तो मैं इस चीज़ को ऐसे हैंडल करता। तो फिर 2007 में अबरार लक साहब ने यूथ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान को बाकायदा लॉन्च किया। 2 फेब 2007 को लॉन्च हुई और फिर हमने अपना पहला प्रोजेक्ट यूथ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान ने ब्रिटिश काउंसिल के साथ किया, जो कि हमारा पहला प्रोजेक्ट था एक्टिव सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान का, ACP के नाम से। मैं भी उसका बांट रहा हूँ जी। और वो बेसिकली 5 डेज़ की वर्कशॉप थी और उसमें एडवोकेसी, नेटवर्किंग के ऊपर हम बात करते थे। और एंड ऑफ द डे ऑफ द वर्कशॉप जितने भी हमारे वो पार्टिसिपेंट्स थे, यूथ पार्लियामेंट के जो मेंबर्स थे, वो अपना एक सैप बनाते थे, सोशल एक्शन प्रोजेक्ट प्लान। और अल्हम्दुलिल्लाह यूथ पार्लियामेंट ने पूरे पाकिस्तान के अंदर 127 अपने सैप्स जो है वो रन किए, और वो सैप्स एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, स्ट्रीट जो स्कूलिंग है उसके ऊपर, फिर चाइल्ड राइट्स के ऊपर, वुमेन राइट्स के ऊपर, चाइल्ड लेबर के ऊपर,
तो डिफरेंट उन्होंने यंगस्टर्स ने अपने प्रोजेक्ट बनाए और पूरे पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने सक्सेसफुली 1.7 प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया और इस सारी सेल्फ फंडेड के थ्रू सैप्स को हमने रन किया, हमारे मेंबर्स ने। फिर 2010 में जब हमारा ECP का प्रोजेक्ट कंक्लूड हुआ तो आपने नोट किया होगा कि 2010 के अंदर भी फ्लड ने हिट किया पाकिस्तान को बुरे तरीके से, स्पेशली KP वाली साइड को। तो OIC ने पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम किसी को फंडिंग दी, वो यूथ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान थी। और उनकी फंडिंग से फिर यूथ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह 1400 घर बनाए, लिया में, दादू में, मुजफ्फरगढ़ में और सांगड़ में। और ये बेसिकली 100 घरों का एक मॉडर्न विलेज था, OIC मॉडर्न विलेज के नाम से। और इसके अंदर बेसिकली ये था कि जो मटेरियल था और बाकी चीज़ें थी वो हम OIC की फंडिंग से प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन जो बाकी लेबर थी, जिन लोगों के घर में डैमेज हुए, वो अपनी लेबर घर वाले खुद उसमें अंदर काम वगैरह करके उसको कंस्ट्रक्शन करते। तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह OIC मॉडर्न विलेज के नाम से साउदर्न पंजाब में और ये दादूवल साइड में सारे घर भी मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर 2011 के अंदर यूथ पार्लियामेंट ने अपना एक सर्वे कंडक्ट किया तो पता चला कि पूरे एशिया के अंदर से 2% लोगों को अपने बेसिक राइट्स पता है। फिर हमने अपने एक नो योर राइट्स का प्रोजेक्ट लॉन्च किया और हमने UDHR यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के जो 30 क्लॉजेज हैं उनकी अवेयरनेस कैंपेन की अक्रॉस पाकिस्तान, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी डिफरेंट वर्कशॉप्स कराई, सेमिनार्स करवाए और नौजवानों को इंगेज किया कि ये आपके 30 बेसिक राइट्स हैं जो पूरी दुनिया के अंदर आपको मिलते हैं और मिलने चाहिए, लेकिन तब मिलेंगे जब आपको उसके बारे में खुद भी कोई इन्फॉर्मेशन हो। एग्जैक्टली। फिर आपने देखा होगा कि 2013 के अंदर बहुत सारे यंगस्टर्स थे इंक्लूडिंग मी जो पहली दफ़ा अपना वोट कास्ट कर रहे थे। तो यूथ पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म ने हमने यूथ एक्शन फॉर डेमोक्रेसी के नाम से अपना एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया और उसको हमारे साथ पार्टनर थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और हमने यंगस्टर्स के तकरीबन 5.5 लाख वोट पूरे पाकिस्तान से रजिस्टर्ड करवाए और फिर उनको एक अवेयरनेस दी कि वोट कास्ट करने का प्रोसेस क्या होता है, रिटर्निंग ऑफिसर कहाँ बैठता है, क्या होता है, अपनी पर्ची कैसे लेनी है, वोट डालना कैसे है, कौन कौन से उसमें सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो शामिल होते हैं, किस तरह एक बंदा एक शहरी अपना वोट कास्ट करता है और वोट की अहमियत क्या है। चूँकि बहुत सारे यंगस्टर्स समझते थे कि मैंने अगर वोट मेरे वोट से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तो ये हमारा पूरी एक अवेयरनेस कैंपेन थी, तकरीबन 1 साल का प्रोजेक्ट था और हमने ये यूथ पार्लियामेंट ने इसको कंक्लूड किया। कुछ टाइम बीच में डॉर्मेंट रही, जैसे आपने पहले जिक्र किया कि बहुत सारी यूथ पार्लियामेंट्स बनी हुई थी। हाँ, बहुत सारी, लेकिन सबसे जो पहले यूथ पार्लियामेंट थी वो यही थी। और इसके अंदर अच्छा, मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह से अगर देखा जाए तो ह्यूमैनिटेरियन वर्क के अंदर देखा जाए वहाँ पे भी आपके साथ यूथ ने बहुत काम किया। आप डेमोक्रेसी, गवर्नेंस और इस तरह की बात की जाए तो वहाँ पे भी बहुत सारी इस तरह का शायद काम किया उन्होंने। इसी तरह सिविक राइट्स की बात की जाए तो उसके ऊपर भी बहुत सारा काम किया। 2013 के इलेक्शन में आपने काम किया। इब्रारुल हक साहब उस वक्त तो ज़ाहिर PTI ज्वाइन कर चुके थे, तो क्या ये यूथ पार्लियामेंट भी उसका पार्ट थी या है, मतलब इसका स्टेटस किसी पॉलिटिकल? यूथ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान डे 1 से नॉन पॉलिटिकल, नॉन रिलीजियस थी और इसमें सारे डिफरेंट अपने जिसका कोई भी माइंड है, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी का उसका एफिलिएशन है, ना इब्रारुल हक साहब ने कभी उसको एंडोर्स किया, ना कभी फोर्स किया किसी को कि आप फलां पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करें। और इवन कि इब्रार साहब ने खुद भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी वो 2014 में नवंबर में ज्वाइन की थी उन्होंने और वो ये प्रोजेक्ट हम पहले से कर चुके थे। लेकिन यूथ पार्लियामेंट का जो प्लेटफॉर्म है बिल्कुल न्यूट्रल है। इवन कि हमारे जो भी राइट नाउ प्रेसिडेंट है उनकी काफ़ी सारी हमदर्दियाँ पीपल्स पार्टी के साथ है। तो इसमें कभी हमने किसी को फोर्स नहीं किया, इवन इब्रार साहब ने किसी को फोर्स नहीं किया। अच्छा, कितनी आपके ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में मेंबर्स हैं या चैप्टर्स हैं? अच्छा, हमारे इसके अंदर तकरीबन 6 चैप्टर्स हैं जिनके अंदर आज़ाद कश्मीर भी शामिल है और GB को मिला के हम बात करें तो हमारे पास ये 6 चैप्टर्स हैं और एक फेडरल का हमारा 7 चैप्टर है और राउंड अबाउट तकरीबन 1.5 लाख के करीब हमारे मेंबर्स हैं अक्रॉस पाकिस्तान। एक्टिव मेंबर्स की बात करें तो 10 to 15,000 हो गए हैं। चूँकि वही बात है बहुत काफ़ी टाइम से यूथ पार्लियामेंट काम कर रही है, तो बेसिकली यूथ पार्लियामेंट अपनी जो मेंबरशिप ड्राइव होती है वो सोशल मीडिया के थ्रू अनाउंस करती है। फिर डिफरेंट मेंबर्स जिनकी एज 18 to 35 है अकॉर्डिंग टू UN क्राइटेरिया वो उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट मेंबरशिप है। फिर हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं प्रोविंशियल और फिर सिटी वाइज और फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज उनको उन मेंबर्स का डाटा दिया जाता है। फिर कोई भी एक्टिविटी जब आती है उस तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो फिर हमारे वो कोऑर्डिनेटर्स उनको एंगेज करते हैं अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए। इसी तरह हमने अपना कौन होगा नौजवानों का वज़ीर-ए-आज़म उस नाम से हमारा एक प्रॉपर प्रोग्राम था जो कि ATV के ऊपर ऑनर हुआ और हर कॉन्स्टिट्यूंसी से हमारे 2 मेंबर्स थे जो कंटेस्ट कर रहे थे इलेक्शन को। हमारी पूरी अपनी असेंबली थी, हमारे अपने स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, हमारे अपने MNAs जिनको हमने MNYs। अच्छा, मेरा यही सवाल था कि आज से कुछ अर्सा पहले तक देखा जाए तो बहुत सारे इस तरह के सेशंस भी होते थे जिसमें
जिसमें लाइव असम्बली की प्रोसीडिंग्स चल रही होती थी यूथ पार्लियामेंट के, लेकिन पिछले काफ़ी अरसे में हमें इस तरह की कोई एक्टिविटी शायद उस तरह नज़र नहीं आई किसी भी यूथ पार्लियामेंट की तरफ से। अच्छा, उसका क्या रीज़न है? उसकी रीज़न ये है कि बेसिकली जो जितना मैंने आपको जर्नी 2017 से लेके 2015 तक बताया है, उसमें हम किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन से फंडिंग लेके अपने ये सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे थे। तो वही जो फंडिंग जहाँ से हमें आ रही थी, तो उसी से हम इसको सारे का सारा मैनेज भी करते थे और इस सारी की सारी चीज़ों को जो है वो कंट्रोल भी कर रहे थे, क्योंकि इसके ऊपर भी एक सारी ऑपरेशनल कॉस्ट है कि तमाम यंगस्टर्स को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना, उनको एक जगह किसी शहर में इन्वाइट करना, उनको फिर 1-2 दिन के लिए वहाँ पे रखना, तो उसके ऊपर काफ़ी सारी एक कॉस्ट आती है। तो व्हाई डोंट यू कोलैबोरेट विद प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम या इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं? हमने उनके साथ भी किया। बेसिकली जिस तरह आप तो बात कर रहे हैं, बहुत सारी यूथ पार्लियामेंट्स बनी हुई हैं, तो हर एक ने अपनी को 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई है। हम तो चाहते हैं कि सारे कलेक्टिवली काम करें। इवन कि मैं अभी आपने हमारा जिक्र किया डेलीगेशन का, जो भी हम यूके लेके गए थे, तो हमारे 4th डेलीगेशन था यूके गया, और इससे पहले भी हम जा चुके हैं। 2019 की अगर मैं बात करूँ तो 2019 के अंदर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ हमारी एक कोलैबोरेशनल बातचीत स्टार्ट हुई, और हमें पता चला कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एक OPP स्कॉलरशिप का प्रोग्राम है, जो कि पूरी दुनिया के यंगस्टर्स के लिए वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके अंदर पाकिस्तान शामिल नहीं था। फिर यूथ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हमारे प्रेसिडेंट ने उबैद कुरैशी, उन्होंने एफर्ट की, प्रोडक्ट साहब ने खुद उस पर एफर्ट की, और उन्होंने फिर रिक्वेस्ट की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, और लेडी मार्गरेट टॉल जहाँ से बेनज़ीर भुट्टो साहिबा खुद पढ़ी हुई हैं, उनकी प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट की कि पाकिस्तान को भी इसमें शामिल किया जाए, और फिर उन्होंने अपनी पर्सनल एफर्ट्स को उसमें पुट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उसके अंदर शामिल हुआ। और उनकी स्कॉलरशिप के अंदर 70% ऑक्सफोर्ड ने कहा कि इसके अंदर हम आपको सपोर्ट करेंगे, 30% आपने अपनी कंट्री से कहीं ना कहीं किसी भी डिपार्टमेंट से प्राइवेट फंडिंग आप अरेंज करें तो हम ये कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वो ऐसा कोई फोरम नहीं था जिसके ऊपर हम बात करते। हमने YPF जो है यंग पार्लियामेंट्री फोरम नेशन असेंबली का, उनसे रिक्वेस्ट की, उनसे बात की, लेकिन इसके ऊपर कोई भी रिजल्ट जो है वो ज़ीरो रहा। अभी उनके साथ जंगीर, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोग एज अ यूथ, चाहे आपकी यूथ पार्लियामेंट है या बाकी यूथ जनरल असम्बली है या कोई भी इस तरह का फोरम बना हुआ है, वो अपनी एफर्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में भी, लेकिन शायद हमारी अपनी गवर्नमेंट की उस तरह की सपोर्ट नहीं मिलती आप लोगों को? सपोर्ट भी नहीं है, और मेरे ख्याल से उनके पास कोई रोड मैप भी नहीं है, जो कि शायद उनका अपना विजन है, तो वो उसके अकॉर्डिंग भी चलते हैं। मैं भी उसके ऊपर भी आता हूँ। तो फिर हमने जैसे मैं बता रहा था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाला, उसमें अब जहांगीर तरीन खान साहब की फाउंडेशन है, वो सपोर्ट करती है, लेकिन उनका सारे का सारा जो फोकस है वो साउदर्न पंजाब है। फिर जो मलाला फंड है वो भी करती है सपोर्ट इसमें OPPF स्कॉलरशिप में पाकिस्तान को, लेकिन उनका जो फोकस है सारा KP में है। लेकिन जो हमारे GB के, कश्मीर के, फेडरल एरियाज़ के और ये सिंध के, वो फिर यंगस्टर्स हैं वो उसमें निगलेक्ट हो जाते हैं। उसके लिए हमने YPF से रिक्वेस्ट की थी कि आप इस फोरम के ऊपर कोई लॉबिंग हमारे साथ करें और इसके ऊपर हमें प्रॉपर फंडिंग दें, और इसके ऊपर हमको बैठ के काम करें। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, HEC की अपनी काफ़ी सारी ग्रांट्स होती हैं, इसके ऊपर कुछ सीट्स एलोकेट करें, यंगस्टर्स को प्रॉपर क्राइटेरिया रखें, और ये ऑन मेरिट है, तो उसके ऊपर अभी तक कोई चीज़ नहीं हो सकी। तो आपके प्लेटफॉर्म से भी हम ये अपील करते हैं कि अगर उन तक भी हमारे मैसेज पहुँचे तो इसके ऊपर वो काम कर सकें। बेसिकली ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम है वो माशाल्लाह एक अच्छा प्रोग्राम है, अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन मेरे ख्याल से भी वो प्रॉपर उनके पास रोड मैप नहीं है। हमने उनको कहा जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो स्पेसिफिक यूथ के ऊपर काम कर रही हैं, आप उनको अपने साथ एनरोल करें, जिससे आप यूथ पार्लियामेंट। मतलब मेरा यही सवाल था कि मतलब प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के साथ क्या आप सारे लोगों को जैलन नहीं होना चाहिए था, एक पार्ट नहीं होना चाहिए? हम तो चाहते हैं कि हम उसके साथ हों, क्योंकि गवर्नमेंट आपको पता है कि कोई आप लोगों की कोई डिस्कशन हुई, कोई मीटिंग हुई राना मशहूद साहब से? जी बिल्कुल, हमारी मीटिंग्स 2-3 दफ़ा हो चुकी हैं, लेकिन वो खुद भी बड़ा एक्टिवली रिस्पॉन्ड भी करते हैं, लेकिन फिर जो आगे टीम होती है वो उस तरह से हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करती कि हम उस चीज़ को। क्योंकि मेरे ख्याल से आपने जो मतलब इतनी आप भी एफर्ट कर रहे हैं, बाकी लोग भी कर रहे हैं, तो अगर ये सारे मर्ज ना हो बेशक, मतलब उसका पार्ट हो, तो शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से यूथ प्रोग्राम भी इसमें काम कर सकता है और आप लोग भी कर सकते हैं शायद। बिल्कुल, हमारी तो अपनी सोच ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम है वो एज अ अम्ब्रेला जो है वो, और बाकी हमें शेल्टर दें, हम सारे उसके अम्ब्रेला के अंडर काम करें, और वो हमें गाइडलाइन दें, रोड मैप दें। जैसे क्लाइमेट चेंज का इशू चल रहा है, जिस तरह अभी बाकी को यहाँ पे कोई डाटा कलेक्शन का काम है या कोई रिलीफ का डिजास्टर मैनेजमेंट का काम है, तो हमें वहाँ से गाइडलाइन देनी चाहिए कि फलां जो यंगस्टर्स हैं, जो फलां ऑर्गेनाइजेशन हैं यूथ की, वो ये काम करेंगे। उनका टास्क ये होगा, फर्स्ट स्टेप आपकी ऑर्गेनाइजेशन करेगी, सेकंड हमारा करेगी, थर्ड कोई और स्टेप करेगा, तो शायद मेरे ख्याल से कोई भी काम है वो प्रॉपर मैनेज होके हम उसको कर सकते हैं। अच्छा अहमद, एक चीज़ हमने बहुत ज़्यादा देखी पाकिस्तानी यूथ के अंदर, जहाँ पे माशाल्लाह से हम 65% हैं इस मुल्क का, और जिन्होंने कल ये भाग दौड़ संभालनी है, ये एक स्ट्रेंथ है पाकिस्तान की। लेकिन दूसरी साइड पे हम देखें तो शायद हमारी यूथ बहुत ज़्यादा डिट्रैक हो चुकी है, सोशल मीडिया का शायद गलत इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है,
गाली गलौज और इस तरह की सिचुएशन जो है वो ज़्यादा डेवलप हो चुकी है, पोलराइज सोसाइटी बन चुकी है। तो क्या आपने वो जो 10-15 हज़ार या जितने भी लोग आपके साथ हैं, आप लोग कोई ऐसा प्रोग्राम क्यों नहीं डिज़ाइन करते कि जिसमें नेशनल यूनिटी, हारमनी, इस तरह की, मतलब जो एक दूसरे की शायद वो बर्दाश्त बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और स्पेशली पिछले 5-7-10 सालों में देखें तो यूँ पता चलता है कि जैसे आप किसी के साथ बात भी कर रहे हो तो आपको काट खाने को दौड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है, अदम बर्दाश्त जो है वो माशरे में वो बिल्कुल है, चूँकि हम 65% हैं इस आबादी का पाकिस्तान के अंदर, और हम ये बात करते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल भी है। और जिन चीज़ों की तरफ आपने वो एड्रेस किया, जिन चीज़ों को इशारा किया है, ये बहुत डिज़ास्टर भी हो सकती है सारी की सारी यूथ, अगर इनके पास प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं होगा, इनको प्रॉपर को गाइडलाइन नहीं दी जाएगी, इनकी प्रॉपर को कैरियर काउंसलिंग नहीं होगी, और या इनके साथ प्रॉपर कोई सिटिंग नहीं हो सकेगी किसी फोरम के ऊपर कि जहाँ पे इनके साथ बातचीत की जा सके, इनके मसले मसाइल को सुना जा सके, तब तक ये सारी चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी। नौजवान पाकिस्तान के अंदर काम करना चाहते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी जैसे हैं नौजवान, वो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। टैलेंटेड हैं, काम करना चाहते हैं, अपने बलबूते पे, अपने जोरे बाजू पे आगे आना चाहते हैं, और वो इसी तलाश में रहते हैं कि उनको वो प्रॉपर को गाइडलाइन मिल जाए, कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए, या किसी के साथ वो कोलैबोरेशन करके किसी की प्रॉपर गाइडलाइन लेके वो अपनी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर पिछले कुछ तकरीबन 4-5-6 सालों से जो मामलात अभी आपने बताए हैं, जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया है, वो ज़्यादा हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि प्रॉपर उनके पास जॉब्स नहीं है, डिप्रेशन में बहुत सारे नौजवान, अब उनकी छोटी छोटी मतलब उम्रें 18 साल 25 साल, लेकिन वो अपने डिप्रेशन के अंदर सारे के सारे जा रहे हैं। वो इस वजह से है कि उनके पास कोई गाइडलाइन नहीं है, उनके पास प्रॉपर उनकी कोई काउंसलिंग करने वाला बंदा नहीं है, या उनके पास ऐसा कोई फोरम नहीं है जो उनको प्रॉपर एड्रेस कर सके, जो उनको बता सके कि आपने। अच्छा, आपको नहीं लगता कि हमारी यूथ शायद शॉर्टकट के चक्कर में ज़्यादा होती है कि भाई विदाउट फॉलोइंग द प्रोसेस हम बस सुबह उठें और हमारे पास गाड़ी भी आ जाए, हमारे पास अच्छा घर भी हो जाए, एक बड़ी सारी कुर्सी वाली जॉब भी मिल जाए, मुझे सारा कुछ हो जाए। मैं मिसाल आपको देना चाहूँगा, आप अभी खुद भी यूके से होके आए हैं डेलीगेशन के साथ, आपने देखा होगा कि वहाँ पे भी पाकिस्तानी डायस्पोरा बहुत ज़्यादा है, और स्पेशली हमारे जो इर्रेगुलर तरीके से लोग पाकिस्तान से इलीगल तरीके से जा रहे हैं, और अब यूके गवर्नमेंट ने बड़ा स्ट्रिक्ट उसके ऊपर जो है वो पॉलिसी भी बना दी है, और लोग यहाँ से जाते हैं और फिर वहाँ जाके असाइलम के चक्कर में होते हैं, और इस तरह की चीज़ें होती हैं, कई साल वहाँ पे सड़कों पे सोते हैं, जलालत एक काट रहे होते हैं वहाँ पे, और उसके बाद अक्सर लोग डिपोर्ट होके वापस आ जाते हैं। तो इससे बेहतर नहीं है कि जो वो 30, 40, 50 लाख किसी एजेंट को देते हैं और गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान से बाहर मूव करते हैं, और वहाँ पे आपने भी हालात देखे होंगे कि लोगों के क्या पोजीशन है, तो वो जो 40, 50 लाख, 60 लाख किसी एजेंट को दे रहे हैं, वो यहाँ पे अपना कारोबार शुरू करें। अच्छा, अभी आपने 2 सवाल किए। पहला सवाल ये है कि बेसिकली जो नौजवान है वो बाहर जाने की तो ख्वाहिशमंद है, चूँकि पाकिस्तान में उनको लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा कम है। उसके लिए अभी मैं रिसेंटली जो डेलीगेशन गया था, हमारे डेलीगेशन की वहाँ पे डॉक्टर फैसल साहब हैं जो हमारे एम्बेसडर हैं, उनसे मुलाकात हुई। फिर ब्रेडफोर्ड में जो हमारे कौंसल जनरल हैं ज़ाहिद अहमद खान साहब, उनके साथ भी मुलाकात हुई। हमने यही उससे डिस्कस किया। वो कहते हैं कि अभी राइट नाउ यूके के अंदर 20,000 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो है वो हर साल आते हैं। अब उनके पास प्रॉपर कोई गाइडलाइन नहीं होती। उनका सबसे पहला जो है ना वो एम ही होता है कि मेरा एक वीज़ा स्टैंप हो जाए पासपोर्ट के ऊपर और मैं किसी तरीके से यूके पहुंच जाऊँ। उसके लिए वो कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन या किसी से कोई कांटेक्ट या कोई राइट इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट नहीं करता। सिर्फ उसका इतना होता है कि मेरे एक बार वीज़ा लग जाए, मैं एक बार वहाँ पहुँच जाऊँ, बाकी वहाँ जाके देखी जाएगी, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा। अब वो कहते हैं कि अगर वो प्रॉपर गाइडलाइन लेके आए यहाँ पे तो उनको पता चले कि उन्होंने किस फील्ड के अंदर जाना है। अब हमारी एम्बेसी जो है और जो कौंसल जनरल है वो उसके ऊपर ये कहते हैं कि हम नौजवानों के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी यंगस्टर हमारे साथ हमारे किसी प्रोग्राम के अंदर एनरोल नहीं होता। उसकी रीज़न ये होती है, उसको लगता है कि 2-3 घंटे अगर मैंने किसी प्रोग्राम को दे दी या कोई इनका प्रोग्राम मैंने अटेंड कर लिया तो मुझे जो 2-3 घंटे की अर्निंग है वो ज़ाया चली जाएगी। अब वो कहते हैं कि अगर कोई बंदा प्रॉपर रिसर्च करके आए तो ब्रेडफोर्ड के अंदर उन्होंने बात की कौंसल जनरल ने कि यहाँ पे शेफ्स की बहुत हाई डिमांड है और उनकी बहुत हाई सैलरीज हैं। इसी तरह वो लड़कियां या इवन के लड़के भी जिनको सिलाई का काम आता है, स्विंग का काम आता है, उनका वहाँ पे बहुत सारा काम है। अब ये वो काम है जो जिनका उनको काम समझते ही नहीं है। सही है, ठीक है। और जो आपने पहला सवाल किया कि नौजवान को लगता है कि मैं सुबह उठूंगा
और मैं किसी बड़ी पोजीशन के ऊपर जाके बैठ जाऊंगा। अब नौजवानों के अंदर बेसिकली चीज़ है कि मैं एक जगह जॉब करता था, वहाँ पे हमारा प्रॉपर एक ऑर्फनेज होम था पाकिस्तान स्वीट होम के नाम से। तो वहाँ पे हमने मैं और मेरी कहानी के नाम से पूरा एक सेगमेंट रखा हुआ था। महीने में वहाँ पे कोई ना कोई सेलिब्रिटी, कोई ना कोई पॉलिटिशियन, कोई ना कोई ब्यूरोक्रेसी से बंदा, कोई ना कोई और फिलंथ्रॉपी साइड का बंदा, वो आके अपनी स्टोरी सुनाता था कि मैंने कितनी स्ट्रगल की इस जगह पे आने के लिए। ऐसे ही अब जो बच्चे हमारे जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं, उनको लगता है कि बस कल मेरी डिग्री कंप्लीट होगी तो शाम 8 बजे प्रोग्राम जो है वो टॉक शो का वो मैं कर रहा हूँ होस्ट। लेकिन उनको नहीं पता कि हमने प्रॉपर एक इंटर्नशिप करनी है। एग्जैक्टली और वो इंटर्नशिप भी उनकी इन्वेस्टमेंट है। बहुत सारे यंगस्टर्स इसलिए नहीं करते कि मैं फ्री की इंटर्नशिप क्यों करूंगा, मैं आने जाने पे इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो उनको समझाने की चीज़ है कि जहाँ पे आपने अपनी डिग्री के ऊपर 4 साल इन्वेस्टमेंट किया, आप 6 महीने अपने ऊपर मजीद इन्वेस्टमेंट कर लें और आप मजीद अपने आप को पॉलिश करेंगे। एक प्रोसेस है प्रॉपर किसी भी चैनल के ऊपर जाने के लिए। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि पीछे स्क्रीन के पीछे क्या हो रहा है, कैमरामैन क्या कर रहा है, प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, डायरेक्टर क्या कर रहा है, रिसर्च वर्क कैसे होता है किसी प्रोग्राम के लिए, होस्ट की अपनी क्या उसके ऊपर एफर्ट्स होती हैं। उनको जब तक ये सारी चीज़ें नहीं, कंपोनेंट्स उनके ज़हन में होंगी या चीज़ें इन्फॉर्मेशन नहीं होंगी, तो वो कोई किसी भी फील्ड के ऊपर काम नहीं कर सकते। एग्जैक्टली बिल्कुल आपने जो बात ये की कि स्किल डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें लिंक करती हैं स्किल के साथ। देखिए स्किल सीख के अगर यूथ भी हमारी जो है और अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ स्टीरियोटाइप्स इस तरह के सोसाइटी के अंदर बने हुए हैं कि लोग कहते हैं मैं प्लम्बिंग का कोर्स क्यों करूं, मैं इलेक्ट्रिशियन का कोर्स क्यों करूं, मैं अभी आपने स्विंग की मिसाल दी क्यों करूं। वहाँ जाके वो किसी रेस्टोरेंट के ऊपर बर्तन धो लेंगे या सफाई कर लेंगे, लेकिन वो अपना हुनर सीखने में उसको आर समझते हैं। तो ये एक माइंड सेट है शायद जो हमारी पूरी सोसाइटी के अंदर है ये चीज़। अगर स्किल्ड लेबर की बात करें तो पूरी दुनिया में पाकिस्तानी स्किल्ड लेबर की डिमांड बहुत ज़्यादा है, जबकि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने भी बहुत सारे स्किल सेंटर्स इस्टेब्लिश किए हैं, फेडरल गवर्नमेंट ने किए हैं, नेफटेक ने किए हुए हैं, लेकिन कितने लोग हैं आपके जो इंटरेस्ट लेके स्किल सीख रहे हैं। ठीक है, अच्छा मुझे इसके ऊपर ये चीज़ लगता है जो मैंने चीज़ महसूस की है पाकिस्तान में भी और बाहर, वो ये है कि जो स्किल्ड वर्कर की रिस्पेक्ट है बाहर में, वो यहाँ पाकिस्तान में नहीं है। हमारे अंदर एक चीज़ ये है कि हम कहते हैं कि ये प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, ये मोची है, ये नाई है, हम उसी चीज़ के अंदर फंसे हुए हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन बाहर इन सारी फील्ड्स की अच्छी खासी रिस्पेक्ट है। इवन कि मैंने देखा कि जो वहाँ पे जो अफोर्डिंग लोग हैं जिनके घरों में भी कोई काम वाली आ रही है, वो भी प्रॉपर अपनी गाड़ी के ऊपर आती है। ऐसा ही है। वो अपने टाइम के ऊपर आएगी, अपने टाइम के ऊपर जाएगी। हमारे यहाँ पे जो लेबर है उसकी रिस्पेक्ट भी नहीं है और अल्लाह के फजल से लेबर भी ऐसी आगे से कि वो भी फिर अपना भरपूर इसमें किरदार अदा करती है। और मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी फील्ड्स हैं उनके अंदर आज भी अपनी जगह बनाने की गुंजाइश मौजूद है। अगर आप अपना कोई भी काम है वो अगर प्रॉपर तरीके से करेंगे, ऑनेस्टी के साथ करेंगे और क्रिस्टल क्लियर करेंगे, तो बहुत सारे लोग आपको अप्रोच करेंगे। अगर रियल एस्टेट की फील्ड ले लें, अगर आप किसी को प्रॉपर गाइड करेंगे कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, ट्रांसपेरेंट डील करेंगे, तो लोग आपके पास आएंगे। आपने कंसल्टेंसी की बात की कि अगर आपने स्टूडेंट वीज़ा बाय का लगवाना है, अगर आपको वो प्रॉपर अच्छा गाइड करेगा, वो आपको बताएगा कि यहाँ नहीं इस मुल्क में आप चले जाएं, इसमें आपको पैसों की बचत हो जाएगी, इसमें आपको फलां चीज़ की सेविंग हो जाएगी और राइट वे भी है, तो फिर भी लोग आपके पास आएंगे। बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान के अंदर शॉर्टकट वाली चीज़ है। अगर नौजवान उसको छोड़ें और किसी ना किसी को, मैं हमेशा कहता हूँ, उस्ताद माने, किसी ना किसी को अपना पीर माने और उसके पीछे आप चलें, किसी की गाइडलाइन से, किसी से चीज़ पूछने में कोई और महसूस ना करें। आजकल लोग उस्ताद है कि मैं कहता हूँ कि नहीं जी, जो नहीं आजकल लोग उस्ताद मानते हैं, लेकिन टिकटॉक को जो उस पे देखते हैं बस वो अगले दिन होना फॉलो कर लेते हैं। आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि किसी को ना किसी की बात अभी आप मुझे को बताएंगे ना, तो मैं कहूँगा आपको क्या पता, सारा तो मुझे पता है। बिल्कुल। तो मुझे पता है, वो आपको पता ही नहीं है। तो वो चीज़ जब तक अपने अंदर से ख़त्म नहीं होगी तो वो नौजवान कोई भी तरक्की नहीं कर सकता। और आजकल में ये भी है कि नौजवानों को तालीम के साथ सबसे ज़्यादा तरबियत की ज़रूरत है। एग्जैक्टली। तरबियत होगी तो सारे काम होंगे। अभी तो कहते हैं ना कि वो है पढ़े लिखे जाहिल वाला काम, अभी आज वो भी सारे पढ़े लिखे तो हैं, डिग्रीज भी हैं, सब कुछ भी हैं, लेकिन जो एक शऊर है, जो सिविक सेंस है, वो नहीं है। अक्सर आपने नोट किया होगा कि टीवी प्रोग्राम्स के ऊपर भी कोई यंगस्टर्स बैठे होंगे, वो आज भी सिग्नल को फॉलो करने का बता रहे होंगे, ठीक है, या बताएंगे कि डस्टबिन का आपने इस्तेमाल कैसे करना है। अभी भी हम वहीं पे फंसे हुए हैं। बिल्कुल। अभी 79 ईयर्स हो गए हमें, लेकिन पाकिस्तान अभी आज भी यंगस्टर्स उन्हीं चीज़ों के अंदर है। तो इन चीज़ों से निकलें, प्रॉपर तरबियत को नौजवानों को ज़रूरत है। तरबियत होगी, सारे काम होंगे। और मैं एक चीज़ बताऊँ कि बहुत सारे लोगों को लगता है, नौजवानों को स्पेशली, कि आपकी जो रिस्पेक्ट है वो आपके पास जो पैसा है वो या सियासत में है, ठीक है, या शोबिज़ में। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक एग्जांपल मैं अक्सर जब बात करता हूं कहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर आप ये देखें कि कितने
मैंने प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो है वो गुजरे होंगे, वो हार्डली मेरे ख्याल से 18 या 19 होंगे। लेकिन किसी भी यंगस्टर्स को, जब मैं यूनिवर्सिटी के अंदर बात करता हूँ बड़े बड़े फोरम्स के ऊपर भी, तो किसी भी यंगस्टर्स को उस हॉल के अंदर किसी भी प्रेसिडेंट के प्रॉपर नाम कि कितने हैं वो नहीं पता, ना प्राइम मिनिस्टर का पता है। ऐसे ही। लेकिन आप किससे भी सवाल करेंगे, 2016 के अंदर एक शख्सियत थी वो आज हमें मौजूद नहीं है, जो बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए, सबके लिए काम करते थे फलाई तौर पे। तो सबको पता है कि वो अब्दुल तारिदी साहब थे। अब वो किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में नहीं गए हुए, लेकिन दुनिया की सबसे लार्जेस्ट एम्बुलेंस सर्विस को चला रहे हैं। सिर्फ उनकी नीयत शामिल है उसके अंदर। तो नौजवानों को चाहिए कि सोशल वर्क वाली साइड पे भी आए, फिलंथ्रॉपी वाली साइड पे भी आए, लेकिन जो इज्जत अल्लाह पाक ने आपको देनी है वो आपकी ईमानदारी के साथ, बिल्कुल ठीक है, वो आपकी ऑनेस्टी के साथ, वो आपकी हार्ड वर्किंग के साथ, वो आपकी डेडिकेशन के साथ, वो अल्लाह पाक ने आपको देनी है। और अगर आप फिलंथ्रॉपी साइड पे आए, ये वो साइड है जिसमें पाकिस्तान के अंदर स्कोप भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और इस ज़रूरत भी है हमारी पाकिस्तान के अंदर। तो अल्लाह पाक आपको इज्जत भी देगा और अल्लाह पाक पाकिस्तान का नाम भी आपकी वजह से रोशन करेगा। बिल्कुल जी। ये जो 65% लोग हैं, ये पाकिस्तान की तकदीर को बदलने में यकीनन एक बहुत बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं। और स्पेशली जो आजकल सोशल मीडिया के हवाले से अगर बात की जाए, तो जो लोग नेगेटिविटी वहाँ से देखते हैं उसके बाद उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, शायद उससे बेहतर है कि जैसे अमाद ने कहा कि अगर कोई अपना उस्ताद हो, उनका कोई गाइड हो, उनका कोई मेंटोर हो, उसके साथ वो मशवरा करके चलें तो शायद वो ज़्यादा बेहतर रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। और इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं, वो चाहे यूथ पार्लियामेंट है, यूथ असम्बलीज़ हैं, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम है, चीफ मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम है, ये सारी वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उस यूथ के लिए कि वो इनके साथ लिंक हो और अपना जो फ्यूचर है उसको बेहतर बनाने में खुद से अभी से जो है वो एफर्ट करें, ताकि आइंदा आने वाले वक्त में वो किसी पछतावे का शिकार ना हो कि हमने उस वक्त ये क्यों नहीं किया। अगर हम कर लेते तो शायद हम आज जो है वो एक बेहतर पोजीशन में होंगे। देखते रहिए इन्फो न्यूज़ नेटवर्क। मज़ीद पॉडकास्ट के साथ भी आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे।